जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम है। बिहार का भूगोल आज हम लोग देखेंगे। ये बिहार में बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का ऑडिटर हो, सीडीपीओ हो, कोई भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, उसमें बिहार का भूगोल से क्वेश्चन मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 तक भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 से 20 15 क्वेश्चन बनता है इससे। तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडिटोरिया का बुक है। इसमें जो जितने क्वेश्चन पूछे उसका एक कलेक्शन है, बहुत अच्छा कलेक्शन है। आपको बता देंगे ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, और जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम आपको बता दिया जाएगा। बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी और धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है। भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। बिहार को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पर्वतीय तराई क्षेत्र, सुमेश्वर, सरेनी, रामदून और दून घाटी। मैदान में उत्तरी गंगा का मैदान है, दक्षिणी गंगा का मैदान है, पठार में धारवाड़ का चट्टान है और विंध्य चट्टान है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम, देखिएगा बिहार का विभाजन में, तो ये वाला ऊपर वाला सुमेश्वर सरेनी है पश्चिम चंपारण के आसपास। फिर दून घाटी देखिएगा और रामदून देखिएगा। तो ये दोनों देखने के बाद अब और आइए, एक पूछा जाता है कि गंडक नदी पे कौन सा बांध तो त्रिवेणी बांध बनाया गया है, ऐसा कुछ है। ये घाघरा नदी देखिएगा, इसको बोलते हैं गंडक घाघरा का दोआब। दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है वो दोआब होती है। गंडक कोसी दोआब, ये गंडक नदी है, कोसी नदी, इन दोनों नदियों के बीच की वो नदी को क्या बोलते हैं? गंडक कोसी दोआब। ये हमारा क्या है? महानंदा दोआब। कोसी और महानंदा दो नदियों के बीच की बोलेंगे महानंदा दोआब। अब ये मगध का इधर से सोन नदी, और इसको बोलते हैं गंगा सोन का दोआब, क्योंकि यहाँ से गंगा है और दो नदियों के बीच की गंगा सोन का दोआब बोलेंगे। फिर ये दक्षिण का पठार है, ये अंग का मैदान है। ये कहाँ पे? भागलपुर में है। तो याद एक क्वेश्चन पूछा था इसमें क्या, कि कौन सी नदी है जो बिहार में पूर्व से आकर मिलती है? सबसे पूर्वतम नदी कौन होती है? महानंदा है। कौन सी सबसे पूर्वतम नदी? महानंदा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पर्वतीय तराई क्षेत्र की बात करें, तो पर्वतीय तराई क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिम में भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग है। इसका कुल क्षेत्रफल 932 किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। सोमेश्वर श्रेणी की बात करें तो त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल और बिहार की सीमा पर निर्धारित करता है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, सोमेश्वर चोटी। रामनगर दून की बात करें, इसका विस्तार हारहा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। दून घाटी की बात करें, इसका विस्तार सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में है। इस घाटी को हारहा नदी घाटी भी कहा जाता है। अब आइए मैदान की बात करेंगे, तो मैदानी क्षेत्र है, तो बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है। इसी मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है, जो गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी गंगा का मैदान की बात करें हम, गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैली है। इस मैदानी भाग को 3 दोआबों में बांटा गया है। दोआब से तात्पर्य है 2 नदियों के बीच की भूमि या मैदान। ये सभी दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा और उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है। घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा का दोआब। दक्षिण गंगा का मैदान की हम बात करें तो गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा के मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। इसका निर्माण गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटा गया है: गंगा सोन का दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम, पठार की बात करेंगे, तो बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार और पहाड़ी क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। पठार दक्षिण में पठारी क्षेत्र के क्रम में चट्टानें अवस्थित है। धारवाड़ की चट्टान क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा धारवाड़ की चट्टान है? तो मुंगेर, जमुई, नवादा, गया। और विंध्य कैमूर और रोहतास से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो कैमूर वाला रोहतास वाला हिस्सा है, ये विंध्य चट्टान इधर आसपास में है, मध्य प्रदेश में, इसी का एक भाग है। तो और धारवाड़ की चट्टान जो है मुंगेर, नवादा और गया में है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बोलेंगे तो बिहार की उत्तरी गंगा का मैदान प्राकृतिक रूप से जलमग्न और निम्न भूमि क्षेत्र होता है, जिसे चौर या मन कहा जाता है। जलमग्न या निम्न भूमि क्षेत्र को यह क्वेश्चन पूछा गया, चौर या मन है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। इसको याद पूछेंगे, दियारा भूमि पूछा है। गंगा के मैदानी
बाढ़ क्षेत्र में बहने वाले विशेष कहता है आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान में कई चौड़ मन या छोर हैं जिसे गोखुर झीलों के नाम के रूप में पाए जाते हैं। दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंधों से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, बात करेंगे हम कुछ प्रकार और निर्माण काल और क्षेत्र और विशेषता के बारे में। धारवाड़ की बात करें, ये प्री कैम्बियन काल के निर्माण हुआ है। इसका क्षेत्र मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि है। बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी का क्षेत्र है। विंध्यन की बात करें, प्री कैम्बियन का ये निर्माण काल है। कैमूर और रोहतास का क्षेत्र है। दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। सीमेंट उद्योग चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। टर्शियरी जो है प्लेस्टोसीन की बात है। पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र है। सोमेश्वर पहाड़ी इसमें स्थित है और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र है। फिर क्वाटरनी की बात करें तो प्लेस्टोसीन और हीरोसीन ये निर्माण काल है। गंगा का मैदान है। बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। इसकी विशेषता है क्वाटरनरी का। इसमें कौन सा पूछा है? धारार विंध्यन का पूछ दिया, टर्सरी का नहीं पूछा। तो याद रखिएगा सोमेश्वर के पहाड़ी क्षेत्र टर्सरी होता है। क्वाटरनरी में बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है, कृषि के लिए उपयुक्त होता है। अब बिहार की जलवायु से क्वेश्चन पूछा, अभी बताएंगे कौन सा क्वेश्चन है। तो किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय या मानसूनी जलवायु है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित या निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कारक निम्नलिखित? देखिए, अक्षांश स्थिति या उपोष्ण क्षेत्र उत्तर, इसमें क्या है, जलवायु डिपेंड करता है बंगाल से खाड़ी की दूरी और मानसून का प्रभाव, उत्तर में हिमालय की पर्वतीय स्थिति और उच्चावच। बिहार के उत्तरी और दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार की जलवायु को अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। जैसे कोपेन जो है बिहार को, उत्तरी बिहार को CWG, ये BPSC का क्वेश्चन है। उत्तरी बिहार को, जैसे सपोज करो कि ये हम बिहार बना लेते हैं, ये बिहार वाला ऊपर वाला हिस्से को क्या डिनोट करते हैं? CWG, और दक्षिण वाला बिहार को AW। इसी तरह त्रिवार्थ जो है उत्तरी बिहार को CAW कहा है। तो इस तरह से AW भी कहा है दक्षिणी बिहार को। और थर्ड वार्ड भी है, उत्तरी पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र को CB-W किया है और शेष बिहार को CA-W कहा है। बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन से? देखिए, ग्रीष्म ऋतु की बात करें, जब सूर्य की उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायु दाब में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून तक होती है। इस मौसम में पश्चिम और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है जिन्हें लू कहा जाता है। इस मौसम का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान गया है जहाँ 47 डिग्री सेल्सियस है। मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी इसको कहते हैं। वर्षा ऋतु जून के मध्य से अक्टूबर के मध्य के बीच समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में क्या कहा जाता है? बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जून जुलाई अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होता है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में 205 सेंटीमीटर होता है। सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में 101 सेंटीमीटर होते हैं। बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार सूखा से ग्रसित होता है। शीत ऋतु, इसका जो काल होता है मध्य अक्टूबर के फरवरी तक रहता है। मानसून लौटने के साथ साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। बिहार में दिसंबर और जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक वाला होता है। सर्वाधिक ठंडा वाला जिला गया है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी और मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। यह वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। बिहार में जलवायु क्षेत्र की बात करें, बिहार में कृषि की दशाओं और एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिण विभाग तीसरे वर्ग को 2 वर्ग में बांटा गया है। आइए अब देखेंगे जोन 1 में। ये जोन 1 में पूछा है कि सबसे ज़्यादा जिले किस जिले में हैं कृषि जलवायु क्षेत्र में। ये क्वेश्चन BPSC में पूछा, देखिएगा मधुबनी। इसमें जोन 1 में कितने जिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जोन 1 में 13 जिले हो गए। जोन 2 में बात करेंगे, कटिहार 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें जोन 2 में 8, जोन 2 में 8 हो गया। अब देखेंगे इसमें 13 है, इसमें 8 है। और जोन 4 में देखेंगे ये हो जाएगा जोन 2। ये हाँ जोन 3 है। जोन 3 का भी देखिएगा,
3 का बी में देखिएगा पटना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें तो 11 है, 11 जिले, 13 सबसे ज़्यादा जिले। यही वाला जोन कितना है, जोन 1 में है सबसे ज़्यादा, जोन 2 में कितने जिले 8, और जोन 3 में कितने जिले 1 2 3 4 5 6, कुल 6 जिले होंगे 3 का ए में। और 3 का बी में कितना होंगे, 3 का बी में हमारे पास 11 जिले हो जाएंगे। ये 3 का बी भी बोल सकते हैं या 4 बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब क्या कह रहा है। हाँ देखिए ये भी लिखा हुआ है, जोन 1 में ये क्वेश्चन पूछा है, जोन 1 में किस मतलब जोन में सबसे ज़्यादा जिले हैं, तो ये 13 जिले जोन 1 में है। दूसरा 13 का जोन 2 में 8 जिले हैं, जोन 3 में 6, जोन 3 का बी में 11 जिले हैं। विभिन्न जलवायु की विशेषताओं में निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है। जोन 1 की बात करें तो ये उत्तर का पश्चिमी क्षेत्र 13 जिले होते हैं, इसमें गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का आदि फसलें होती है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता होती है। जोन 2 की बात करेंगे हम, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 120 से 140 सेंटीमीटर तक होती है। मुख्य फसलें जूट, धान, चाय और मक्का आदि होती है। जोन 3 दक्षिणी क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 95 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता होती है। मुख्य फसल दाल, गेहूँ, अरहर, चना आदि होती हैं। अब बात करेंगे बिहार का अपवाह तंत्र, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। तो बिहार का अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यह नदियाँ और उनकी सहायक नदियों की विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक हिमालय नदियाँ, एक दूसरा पठारी नदियाँ। इसमें क्वेश्चन नहीं बना है लेकिन कभी भी बन सकता है कि हिमालय नदियाँ सदानाड़ी और वर्ष भर जल प्रवाह होती है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती है। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। ये नदियाँ बाल्यावस्था में होती है। ये मार्ग परिवर्तन और गोखुर झील बनाने वाली नदी है। अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती है। और गंगा, गंडक, कोसी, इसमें बागमती, ये सारी नदियाँ हैं। पठारी नदियाँ ये वर्षा आधारित नदियाँ हैं। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये नदियाँ अनुवर्ती होती है। ये नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती है। ये नदियाँ प्रौढ़ावस्था में है। ये सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं। बाढ़ की कमी की संभावना होती है। सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय, ये सारी नदियाँ इसमें हैं। बिहार में नदियों को देख सकती है, सबसे पूरी नदी महानदा पूछा हुआ है। मेची इसी की सहायक नदी है। कोसी मेची को जोड़ने का प्लान है। ये हमारा कमला होगा, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, ये घाघरा पूछेगा। उत्तर से बहने वाली नदियों को पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब मिलाइए। तो अगर हम पूरब से पश्चिम में जाएंगे तो महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघरा। पश्चिम से पूरब की जाएंगे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। तो इस तरह से आप पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब आप याद कर लेंगे। कुछ पूछा जाता है कि कौन सी नदियाँ दक्षिण से ओर आती है, कौन सी नदियाँ इनमें से कौन सी नदियाँ उत्तर की ओर से नहीं बहती है। तो एक सोन ऑप्शन रहता है, उसमें सोन जो है दक्षिण से मिलती है। तो दक्षिण की नदियाँ कौन कौन सी है, कर्मनाशा, ये कर्मनाशा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनपुन, फल्गु, ये निरंजना के क्वेश्चन पूछ चुका है। मोहाना, फिर तो उसके बाद क्यूल। ये क्वेश्चन क्या पूछा था कि बताइए फल्गु नदी कौन कौन की नदियों से मिलने के बना है। इधर से देखिएगा निरंजन, इधर से देखिएगा मोहना। बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा था फल्गु नदी के बारे में कि फल्गु नदी किन 2 नदियों की सहायक नदियों के मिलने से बनता है। तो मोहाना और निरंजना दोनों एक जगह के मिलती है तो ये बन जाता है फल्गु, और फल्गु पुनपुन से मिल के जा कर के पुनपुन और फल्गु आकर के गंगा में आकर मिल जाती है। तो ये क्यूल हो गया, क्यूल को याद रखिएगा। तो ये सारे पूछेगा कि दक्षिण इधर और भी है अजय वगैरह नदियां हैं, तो कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, फिर क्योल। इधर से पूछेगा क्योल, फिर फल्गु, पुनपुन, सोन, कर्मनाशा। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण की नदियों को हमने विस्तार से बताया। अब बात करेंगे गंगा नदी की। तो बिहार में कुल लंबाई 445 है, पूरे इंडिया में 2525 है। कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। घाघरा तिब्बत से निकलती है, गंगा ये मुहावना 83 किलोमीटर है। गंडक नेपाल से निकलती है, गंगा सोनपुर है, 260 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पारी से निकलती है, गंगा इसकी मुहावना 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बागमती महाभारत शरीर नेपाल से निकलती है, कोसी इसकी मुहावना 394 किलोमीटर। कमला महाभारत शरीर नेपाल से निकलती है, कोसी इसकी सहायक नदी है। कोसी की बात करेंगे, देखिएगा कोसी होता है गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है, कुर्सेला कटिहार में 260 किलोमीटर है। महानंदा की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के बाहरी से ये सबसे पूर्वी नदी है और गंगा में जाके मालदा में मिल जाती है। कर्मनाशा विंध्य पहाड़ी से निकलती है, गंगा चौसा के पास जाके मिल जाती है। सोन अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, क्वेश्चन पूछा हुआ। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की चोटी से निकलती है, गंगा दानापुर में जाकर के मिल जाती है। पुनपुन नदी की बात करें तो झारखंड से निकलती है और गंगा फतुहा में जाकर के मिल जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा था कि पुनपुन जो है कहाँ पे मिलती है, तो पुनपुन कहाँ पे मिल जाती है, गंगा में फतुहा के आसपास मिल जाती है। फतुहा जगह पटना में है। फल्गु या निरंजना देखिएगा,
तो कौन कौन, फल्गु या निरंजना या मोहाना। तो ये छोटानागपुर पठार से निकलती है, पुनपुन नदी के साथ क्या मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। अजय देखिए, अजय जमुई में निकलती है और ये पश्चिम बंगाल में गंगा के आसपास मिल जाती है। क्यूल हजारीबाग झारखंड से निकलती है और लखीसराय के आसपास जाके मिल जाती है। सकरी छोटानागपुर पठार से निकलती है और क्यूल नदी के साथ में गंगा में मिल जाती है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बने हैं, आप लोग याद रखेंगे। अब बात करेंगे हम कि गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है पूरे भारत में, जिसमें बिहार में 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग, ये क्वेश्चन पूछा है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिल जाता है। अलकनंदा और भागीरथी, तब गंगा नदी का निर्माण होता है, तो गंगा नदी के नाम से इसको जानते हैं। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी और प्रवाह तंत्र का आधार होता है। सबसे मेन बिहार में गंगा नदी है। फिर बात करेंगे, गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले के चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार और भागलपुर की सीमा बनाती है। बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार में 12 जिलों से प्रवेश गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना में है। गंगा नदी की सहायक नदियाँ घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और अन्य नदियाँ बिहार में गंगा मिलती है। महानंदा, अजय बिहार में गंगा में मिल जाती है। बांग्लादेश में से पद्मा नदी भी कहा जाता है और यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। घाघरा नदी की बात करें, यह मानसरोवर तिब्बत के पास निकलती है, बिहार के सीवान में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। अन्य नाम सरयू, मैदानी भाग, फिर गतह, गोगड़ा, कर्णाली नेपाल में आदि में। इसकी सहायक नदी है राप्ती, छोटी गंडक, शारदा और भोरी, सोती आदि। फिर गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी को नारायणी मैदानी भाग में सप्तगंडक, शालिग्राम नेपाल के नाम से भी जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गौरज बनाती है और बिहार में भैंसालोटन, पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि हैं। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। बूढ़ी गंडक की बात करेंगे तो ये सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा में मैदान में मिल जाती है। इसका अन्य नाम है सिकरहना। ऊपरी भाग में इसका नाम असल याद रखिएगा, सिकरहना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं क्या कहना है, मसान, बालोर, तियोर और धनौती। मसान, बालोर, तियोर और धनौती इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर बोलेंगे नेक्स्ट देखेंगे बागमती नदी। यह नेपाल में सहायक हिमालय के महावर श्रेणी में निकलती है, बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी के नाम से कमला नदी से मिलकर के कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है लाल, बखिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवाड़ा और विष्णुमती आदि। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू और पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। कोसी नदी की बात करेंगे तो देखिएगा, कोसी नदी यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोसी कहा जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन और बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक, बिहार का अभिशाप कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोसी, ताम्रकोसी, इंद्रावती और सुनकोसी आदि हैं। महानंदा की बात करेंगे तो महानंदा नदी देखिएगा, ये पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के जिले से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। ये उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है और इसकी सहायक नदी पनौर, नागर, बालासार और मेची है। कोसी मेची को मिलाने की बात हो रही है। कर्मनाशा, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ है। उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और ये बिहार और उत्तर प्रदेश की एक सीमा निर्धारित करती है। बिहार का चौसा या बक्सर में गंगा नदी से मिलती है। ये दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सोन नदी के बारे में बात करते हैं हम। सोन नदी यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास बिहार और गढ़वाल जिले उत्तराखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूरी सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर गंगा नदी में मिलती है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्या करते हैं, यमुना के बाद गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां रिहंद, कन्हाड़ा और उत्तरी कोयल है। सोन नदी पर डेहरी बांध रोहतास और इंद्रपुरी बैराज रोहतास और बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों में रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार के मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया
पुनपुन की बात करें, यह झारखंड के पलामू के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद जहानाबाद होते हुए फतुहा से गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं मोरहर, मादर तथा दरधा आदि हैं। ये दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। फिर फल्गु नदी की बात करेंगे तो ये हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन, निरंजना तथा मोहना नदियों के मिलने से बनती है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ। अंततः ये गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है जो गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर है। ये भी क्वेश्चन पूछा है, जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों हिंदू धर्म इसको तीर्थयात्री को आते हैं। फिर फल्गु नदी पर देखिएगा भारत का सबसे बड़ा रबर डैम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। सबसे बड़ा रबर डैम फल्गु नदी पर गया जी डैम रखा गया है नाम इसका। फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ था। फल्गु नदी बोध गया में महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब कुछ शहर देते हैं और उसके किनारे जो नदियाँ हैं, पटना गंगा नदी के किनारे है, मोकामा गंगा नदी, मुंगेर गंगा नदी, भागलपुर गंगा नदी, बक्सर गंगा नदी, छपरा घाघरा नदी, हाजीपुर गंडक नदी, सोनपुर गंडक नदी, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक, खगड़िया बूढ़ी गंडक, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक, दरभंगा बागमती और गया फल्गु नदी, फतुहा पुनपुन नदी और गंगा नदी दोनों के किनारे बसा हुआ है। बिहार की कुछ हम परियोजना की बात करेंगे तो जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें, सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी हैं। सोन बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें, सोन बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण, ये क्वेश्चन पूछा है कब, 1874 में डेहरी रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना बिहार में 1874 की बात हो रहा है। अभी हम लोग 2023 पहुँच चुके हैं। डेहरी के बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरों के किनारे से निकाली गई है। पूर्वी सोन नहर, इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना सिंचाई की जाती है। पश्चिमी सोन नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। सोन नदी पर जल विद्युत केंद्र, डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट तथा बारून जल विद्युत इतना 3.3 मेगावाट स्थापित किए गए हैं। गंडक बहुउद्देशीय योजना, गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मिलती है। गंडक परियोजना के लिए 1959 में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ है। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसालोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। यह बैराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व से पश्चिम की ओर नहर निकल दी गई, जिसमें पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर पूर्वी और पश्चिमी है। देखेंगे फिर पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर के नाम से जाना जाता है। ये सारे किस्में हैं गंडक नदी पर है। तिरहुत और त्रिवेणी और दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल से होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाले सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया और बिहार में सीवान, सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इस प्रकार विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। बहुकोशीय परियोजना, कोसी परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। यह परियोजना 1954 में लागू हुई। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। यह परियोजना 1965 में पूर्ण रूप से तैयार हुआ है। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व और पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है। पूर्वी कोसी नहर, इससे अररिया, सुपौल और पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है। पश्चिमी कोसी नहर, इससे दरभंगा, मधुबनी और सुपौल, बेगूसराय में सिंचाई होती है। अब बात करेंगे हम जलप्रपात की, तो जब नदी से ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। जैसे कोकलो जलप्रपात है नवादा जिला में, कहाँ पर है, नवादा जिला में। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास सबसे ऊंचा है। कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर में है। धुआकुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में है। मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में है। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में है और तेलहड़ कुंड जलप्रपात कैमूर में है। फिर आगे बात करेंगे बिहार की प्रमुख झीलें की। कांवर झील बेगूसराय में है। गोगा झील कटिहार में है। कुशेश्वर झील दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर में है। अनुपम झील, ये क्वेश्चन पूछा है, अनुपम झील कहाँ पर है, कैमूर में है। और सिमरी झील ये सहरसा में है। जगतपुर झील भागलपुर में है। मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण है। सरियामान बेतिया पश्चिम चंपारण में और पिपरावन मोतिहारी पूर्वी चंपारण है। बिहार की कुछ नहरें की बात करें, त्रिवेणी नहर तो ये गंडक नदी पर है। तिरहुत गंडक नदी पर है। दोन ये गंडक नदी, ये तीनों जो नहर है
त्रिवेणी, तिरहुत, गंडक, ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली क्षेत्र से लाभान्वित होते हैं। पूर्वी कोसी की बात करें तो ये कोसी नदी पर है, और पश्चिमी कोसी नदी पर है, और राजपुर ये भी कोसी नदी पर है। और तो पूर्वी सोन ये भी सोन नदी पर है, ये सोन। अब देखिएगा पूर्वी कोसी अररिया, सुपौल, पूर्णिया। पश्चिमी कोसी दरभंगा, मधुबनी, सुपौल। और फिर राजपुर कोसी नदी पर है, सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय जिले में है, लाभान्वित होते हैं। पूर्वी सोन औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना, गया, अरवल। और पश्चिमी सोन रोहतास, भोजपुर और कैमूर, बक्सर के जिले में लाभान्वित होते हैं। बिहार के प्रमुख जलकुंड की बात करें, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजगीर की में कौन सा क्वेश्चन पूछा है? राजगीर में ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म कुंड है। सूर्यकुंड पूछा है, नानकुंड, गोमुख कुंड और मखदूम कुंड और सप्तधारा, ये सबको याद रखेंगे। मुंगेर से कंफ्यूज करेगा। मुंगेर में सबसे इंपॉर्टेंट है सीताकुंड। कहाँ पर है सीताकुंड? चलिएगा, ये देखिए सीताकुंड, ऋषिकुंड, भीम बांध, ये क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी का। भीम बांध कहाँ पर है? मुंगेर में है। फिर भीराकुंड, फिर पंचतर कुंड, श्रृंगार, ऋषिकुंड, जन्मकुंड, रामेश्वर कुंड और लक्ष्मण कुंड, ये सारे मुंगेर में है। गया की बात करें, गया में अग्निकुंड है। और बिहार की मिट्टियों पर ध्यान आकर्षित करें तो बिहार के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रितों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। बिहार के निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि मुख्य इसकी भूमिका होती है। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। यह विश्व मृदा दिवस जो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़ या अपोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। उत्तर बिहार की बात करेंगे तो ये कैसी मिट्टियाँ हैं? पर्वत पदीय मिट्टी है, तराई मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ है, बांगर मिट्टी है, नवीन जलोढ़, खादर मिट्टी है, टाल मिट्टी है, कगाड़ी मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ है, लाल पीली मिट्टी, पलथर मिट्टी है। दक्षिणी बिहार में टाल मिट्टी याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा टाल मिट्टी किस क्षेत्र में? तो दक्षिण पूर्वी छात्र में। उत्तर बिहार की मिट्टी की बात करें, उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टियों को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। पश्चिमी पर्वतीय मिट्टी की बात करें तो यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग के सुमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण इस मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। तराई मिट्टी, इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तर पश्चिमी चंपारण से लेकर के पूर्वी किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ। तराई क्षेत्र में यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। फिर बात करेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी और या बांगर मिट्टी के बारे में। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता है। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक दोआब के पश्चिम भाग में होता है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में भी है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है तथा फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूँ, तंबाकू, मक्का आदि उगाए जाते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी या बोलते हैं खादर मिट्टी, नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लगाए गए अवसादों को खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा की निचली घाटियों में होता है विस्तार। फिर बात करेंगे इस मिट्टी का रंग जो है भूरा होता है तथा इसमें बालू और चीका खले की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की भी कमी होती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है जिससे पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूँ, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। दक्षिणी बिहार की मिट्टी की बात करें तो दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा तथा छोटा नागपुर के पठार के मध्य। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भाग में बांटते हैं। टाल मिट्टी, ये क्वेश्चन पूछा है। टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु के जल प्लावित हो रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण तट बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में होता है। यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की भारी और मिट्टी होती है। इस मिट्टी रबी फसलों में अच्छी होती है, दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कगारी मिट्टी की बात करें तो गंगा नदी के दक्षिण तट और सोन, फल्गु और पुनपुन कील नदियों के किनारे पर मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरक शक्ति कमज़ोर होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज और सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्च आदि है। फिर बात करेंगे हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी की। पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी करैल, केवाल मिट्टी,
पुरानी जलोढ़, करेल या कैवाल मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वर शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला और हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, धान, बाजरा और आलू, अरहर आदि गेहूँ है। फिर लाल पीली मिट्टी या बलथर मिट्टी की बात करेंगे हम, तो पश्चिम में कैमूर सरेनी के निकट से पूर्व के राजमहल तक उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी इस मिट्टी का विस्तार है। फिर बात करेंगे कि यह मिट्टी जमुई, मुंगेर और खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा, औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत और कंकड़ की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे तो लाल बलुई मिट्टी कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटेराइट मिट्टी अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। वन और वन्य जीव की बात करेंगे तो बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यह मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों को उनकी विशिष्टता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पे पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन की बात करें, ये उन वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिम चंपारण, वाल्मीकिनगर तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सवई घास, हाथी घास, नरकट, पेद आदि झाड़ियाँ पाई जाती है। शुष्क पर्णपाती वन की बात करेंगे तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा औसत से 120 सेंटीमीटर से कम होती है। ये अधिकांश भागों में फैले हुए हैं। कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन। फिर बात करेंगे बिहार का वन्यजीव अभयारण्य से क्वेश्चन। बिहार में 12 वन्यजीव अभयारण्य और एक राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कहाँ पर है बीपीएससी का, तो ये पश्चिम चंपारण में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और इससे बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। भीमबंध, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, मुंगेर में है। भीमबंध अभयारण्य कहाँ पे मुंगेर में 681 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध, ये भी गया में है, 259 किलो वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। कांवर वन्यजीव अभयारण्य कांवर तो बेगूसराय में 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। साबेरिया पक्षियों के लिए आश्रय है। रामसर सूची में बिहार का एकमात्र आर्द्र भूमि है ये कांवर, ये भी बीबीसी का पूछा हुआ है। कैमूर वन्यजीव रोहतास में है, 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है रोहतास। नागी बांध पक्षी विहार तो जमुई में है। नागी नटकी डैम, ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ है। ये 1.92 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ सबसे छोटा अभयारण्य है। फिर नटकी डैम, ये भी जम्मू में 3.3 किलोमीटर में फैला हुआ है। पंत जो है नालंदा में है। पंत कहाँ पर है? नालंदा में है। राजगीर अभयारण्य नालंदा भी है। फिर उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण की बात करेंगे, 8.8 किलोमीटर में फैला हुआ है। वाल्मीकि अभयारण्य पश्चिम चंपारण, ये पूछा हुआ है, 880 बिहार का किसी का 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ। बिहार के एकमात्र क्या है, बाघ आरक्षण इसके अंदर है। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य दरभंगा में है, तो 291 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। साइबेरियन पक्षियों का आश्रय स्थल है। विक्रमशिला अभयारण्य, ये विक्रमशिला के नाम से पूछा है। ये विक्रमशिला धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी एक यूनिवर्सिटी का। तो विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर में है और 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ। गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक गंगा के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य, बरेला कहाँ पर है? ये वैशाली में है। बरेला कहाँ पर है? वैशाली में। ये क्वेश्चन पूछने वाला है किसी न किसी एग्जाम में, बीबीसी टाइप में। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या बात कह रहा है। बिहार की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है, इसको भी अपडेट करते थे। देखिएगा, अगर आप 2024 में करेंगे तो हो सकता है 2025 में ये डाटा बदल जाए, तो ये वैलिड है। 2021 का है तो 2 साल तक, 21 है तो 22 और 23, 2023 तक ये डाटा अपडेटेड है। 24 में डाटा बदल जाएगा, तो हर 2 साल में निकलता है। तो 2021 का डाटा ही 2 साल तक चलेगा। तो भारत और बिहार वन क्षेत्र रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष में भारत वन
सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम ये रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया था। 2021 की रिपोर्ट की श्रृंखला 17वीं रिपोर्ट है, जिसके दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्सैट-2 से प्राप्त आंकड़े के किया गया है। बिहार में वन आवरण की बात करें तो वन आवरण रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84% में फैला हुआ है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण 75 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.03 है। बिहार में वन आवरण और वृक्षावरण की बात करें तो वन आवरण क्षेत्रफल 7381 है, प्रतिशत 7.84% है। कितना वृद्धि? 75 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है। वृक्षावरण की बात करें तो 2341 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में है, 2.48% है, 338 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुल सल्तनत से 22 वर्ग किलोमीटर है, 10.32% में फैला हुआ, 413 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जिलों में वनावरण और क्षेत्रफल के अनुसार जिला है कैमूर है तो 1051.56 किलोमीटर है, पश्चिम चंपारण में 903 है, रोहतास में 600। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास रखिए, और सबसे कम शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद में है। क्षेत्रफल के अनुसार अब प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा जो वन है कैमूर में है, जम्मू में, नवादा में है, KJN याद रखिएगा। सबसे कम शेखपुरा, बक्सर और सीवान में है। शेखपुरा, बक्सर और सीवान में है सबसे कम प्रतिशत के अनुसार। इसी तरह से हम बात करेंगे क्षेत्रफल की वृद्धि के अनुसार सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाले कौन कौन से हैं, तो बांका, जमुई और गया में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। सबसे कम कहाँ पे हुआ है? सबसे कम कैमूर, सुपौल और रोहतास में हुआ है। सबसे कम जो है वनावरण में नुकसान हो रहा है। अन्य बिंदु पर देखेंगे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर जो रिजर्व क्षेत्र का 928.80 वर्ग किलोमीटर में है, 85.71% वन है। फिर बिहार में वृक्षारोपण, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2341 किलोमीटर क्षेत्रफल पर वृक्षारोपण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.48% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षारोपण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र देखिएगा। अति सघन वन 70% से 70% अधिक शिखर सघनता है, तो 4.5%, 333। मध्य सघन वन 40% और खुले वन 70, 40 से 10, 51 या 44 पॉइंट। ठीक है। बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले, सबसे ज़्यादा वनावरण किसमें है? बहुत घने वन है पश्चिम चंपारण में, इतना डाटा देख लीजिएगा। बहुत मध्यम रूप से घने वन पश्चिम चंपारण, खुले वन सबसे ज़्यादा कैमूर में है। 2019 और 21 में तुलना करेंगे तो बहुत घने वन 333 थे 2019 में, अब हो गए 333, और मध्यम रूप से 3250 या 3286 हो गया। खुले वन 3693 था, अब हो गया 3762। टोटल बात कर, पहले 7306 थे, अब कितने होंगे? 7381 वन। कितना वृद्धि हुआ? तो घटाइए, तो 11 में 6 जगह 5, उसके बाद 7, तो 75 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हो गया है। 10% से अधिक शिखर घनत्व और हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाच्छादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे। इसके बाद 72 पेज नंबर तक है, 70 हो गया है। क्या कहता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 153 एकड़ में फैला है। यह उद्यान गेंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे? पटना में है। जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन, ये क्वेश्चन पूछा है, कहाँ पे किया गया? नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में किया गया। ये BPSC क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजगीर में जू सफारी स्थापना की गई है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिएगा, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है, ये सही है, गंगा नदी के किनारे है। बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? 31 हो गई है। अब बिहार में आपदा प्रबंधन है, तो देखिएगा बिहार का मैदान, जो बिहार एक मैदानी क्षेत्र है जहाँ मुख्य आपदा एक बाढ़ है, फ्लड है। इसके अतिरिक्त बिहार में सूखा, भूकंप, चक्रवात, लू जैसी आपदाएं पीड़ित होती है। बाढ़ की बात करें, बिहार में 38 जिले में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित होते हैं। इन 28 जिलों में से 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित हैं और 13 कम प्रभावित जिले हैं। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो है भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। अत्यधिक बाढ़ग्रस्त जो प्रभावित जिले 15 है। कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार। सबसे कम प्रभावित जिले पश्चिम चंपारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर,
और लखीसराय शेखपुरा, ये 13, 15 13 कितना हो जाएंगे, 5 3 8 1 1 2 28। बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है कि बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह अत्यधिक बहुत वर्षा हो जाती है। उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होता है। नेपाल से बहुत सारी जल प्रवाह बिहार की ओर आकर्षित होता है। बिहार में जल प्रबंधन का अभाव है, वाटर मैनेजमेंट का अभाव है। तटबंधों का टूटना, जल संग्रहण क्षेत्र में मौनों का प्रसार आदि। सूखा, मानसून की अनिश्चितता तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित होता है। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर और मुंगेर आदि हैं। फिर बात करेंगे सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग और नहर निर्माण कार्य किया जाना आवश्यक है। फिर बात करेंगे भूकंप की। फिर कहते हैं बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यह भूकंप की संभावना को जन्म देती है। बिहार को अलग अलग भूकंप क्षेत्रों के आधार पर विभिन्न जोन 5, 4, 3 में विभाजित किया गया है। जोन 5 की बात करें तो किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी में अत्यधिक प्रबलता होती है। जोन 4 की बात करेंगे तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान, ये सारे जोन 4 मध्य भूकंप वाले क्षेत्र हैं। जोन 3 जो है निम्न प्रबलता है, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, भागलपुर और मुंगेर में है। अब चक्रवात की बात करें तो बिहार में भौगोलिक रूप से समुद्री तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी प्रभावित होती है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों में प्रभावित होती है। चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया और भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि जिले प्रभावित होते हैं। चक्रवात मूसलाधार वर्षा और तेज़ हवाओं को कहता है, जान माल की क्षति होती है। फिर बात करेंगे, फिर ये लास्ट पॉइंट है सेंदाई फ्रेमवर्क और बिहार। जापान सेंदाई शहर मार्च 2015 में आपदा जोखिम कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम की कमी लाने के संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित हैं। भारत ने 1 जून 2016 को सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया है। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया है। तो मित्रों, साथियों, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये हम ज्योग्राफी का, बिहार ज्योग्राफी का कंप्लीट करवा दिए। इसके बाद पॉलिटी हो सकता है, बिहार की अर्थव्यवस्था, इसको हम दूसरा वीडियो में बनाएंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, न्यू आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।